अभित्यजन का जो एक दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है वो आणविक अभित्यजन, कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन कहा जा सकता है। जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि अभित्यजन एक स्थान मात्र का परित्याग ही नहीं बल्कि एक स्थिति का परित्याग है। दाम्पत्य जीवन का प्रत्याहरण करने वाला पक्षकार अभित्यजन का दोषी होता है, अर्थात विवाह के दोनों पक्षकारों में से जो पक्षकार वैवाहिक दायित्वों से अपने को विरक्त कर लेता है वो अभित्यजन का दोषी होता है, चाहे वह वैवाहिक घर में ही क्यों ना रहता हो। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए पति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है या ऐसा आचरण और व्यवहार करता है कि पत्नी को घर छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है, तो फिर घर छोड़ने वाली पत्नी नहीं बल्कि घर छुड़ाने वाला पति अभित्यजन का दोषी होगा। एक दूसरे उदाहरण को लें कि पति पत्नी से कहता है कि उनके बीच सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई संबंध नहीं रहे हैं, वे आपस में ना तो मिलेंगे ना बातचीत करेंगे, अपने अलग अलग कमरों में रहेंगे, वे प्रातःकाल का नाश्ता साथ करेंगे परंतु बोलेंगे नहीं जब तक कि बच्चों के संबंध में बात करना आवश्यक ना हो। इस स्थिति में पत्नी के लिए दो ही मार्ग हैं, वो वेदनापूर्ण और अपमानजनक जीवन सह सकने के कारण पति का घर छोड़कर अन्यत्र चली जाए, या अपने बच्चों के हित में या इसलिए कि उसे कहीं और जाने का स्थान नहीं है वह वहीं रहती रहे। कोई भी मार्ग वह अपनाए, दोनों में ही पति अभित्यजन का दोषी है। ये उदाहरण आणविक अभित्यजन, कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन के उदाहरण हैं। एक अंग्रेजी मामला है, लेंग बनाम लेंग में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1955 में कहा कि यदि एक पक्षकार शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा दूसरे पक्षकार को घर छोड़ने के लिए बाध्य कर दे तो पहला पक्षकार अभित्यजन का दोषी होगा, चाहे घर उस दूसरे पक्षकार ने छोड़ा हो। बोवरन बनाम बोवरन में न्यायालय ने कहा कि जो पक्षकार दाम्पत्य जीवन को समाप्त करने का उत्तरदायी है वही अभित्यजन का दोषी है। ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा में पत्नी ने पति के अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रेषित की। पत्नी ने कहा कि उनका विवाह सन 1954 में हुआ था, वह कलकत्ता में पति के साथ वैवाहिक घर में रहने आई परंतु पति को सदैव ही ठंडा, उदासीन, लैंगिक रूप से असामान्य और विपरीत पाया। विवाह के कुछ समय उपरांत पति इंग्लैंड चला गया और पत्नी अपनी एमए की परीक्षा की तैयारी में लग गई। इंग्लैंड से लौटकर भी पति उदासीन ही रहा और अधिकांश समय पत्नी से पृथक रहकर व्यतीत करने लगा। वह रात्रि को क्लब में जाता था और वहाँ से बहुत लेट रात्रि को लौटकर आता था। कुछ समय पश्चात पत्नी पति के कहने से पीएचडी करने के लिए लंदन चली गई, जहाँ वह सन 1948 से 51 के बीच रही। इस बीच वह 2 बार भारत आई परंतु पति को वैसा ही उदासीन पाया। सन 1951 से भारत वापस आने पर कुछ समय वह अपने माता पिता के पास जयपुर में रही। तत्पश्चात वह अपने पति के घर कलकत्ता गई परंतु पत्नी के भाग्य में मानसिक क्लेश और वेदना के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सन 1952 में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गई, यह समझकर कि उसे विफल और अंधकार में जीवन ही व्यतीत करना है उसने स्वयं को अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया। वह अपने पति के घर के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गई और अपने पति के प्रति मौन, अवज्ञा और अवहेलना का रवैया अपनाया। इसके फलस्वरूप पति गृह में उसका जीवन कलह, शारीरिक यंत्रणा और मानसिक यातना से परिपूर्ण हो उठा। पत्नी ने अनुभव किया कि पति के मन में उसके प्रति विद्वेष, घृणा और वितृष्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और वह चाहता है कि पत्नी उससे पृथक रहे। एक ही घर में वो अपरिचित हो गए। इस भांति पति पत्नी 1954 तक उसी घर में रहते रहे। नवंबर 1954 में पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया और एक किराए के मकान में रहने लगी। सन 1955 में पत्नी के पिता ने पति पत्नी के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया परंतु वह विफल रहे। उसके पति ने पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उसे घसीटता हुआ उस घर में ले गया जहां पत्नी रहती थी। वहां पर गर्म तर्क वितर्क हुआ। पति ने कहा कि या तो पत्नी विवाह विच्छेद ले ले अथवा अपने पिता के साथ मांडला में जाए जहां पर उसका पिता उस समय रह रहा था।
पत्नी के द्वारा ये शर्तें मानने से इनकार करने पर पति क्रोध से लाल पीला हो गया और पत्नी को बैते जड़ी। जब पिता ने विरोध किया तो उसने पिता को भी मारने का प्रयत्न किया, परंतु पिता और पत्नी की बहन जो उस समय वहां थी ने बेत पकड़ ली। उसके पश्चात उसने पिता और पुत्री को 3-4 चांटे मारे और पुत्री की बाह मरोड़ दी। इन तथ्यों के साथ पत्नी ने पति की क्रूरता और अभित्यजन के लिए याचिका प्रस्तुत की थी, जहां क्रूरता और अभित्यजन विवाह विच्छेद के आधार हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पति विवाह के पश्चात पत्नी के प्रति सदैव उदासीन और ठंडा रहा है। पति पत्नी के बीच संबंध बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कटु रहे हैं। अंत में पति पत्नी के प्रति पूर्ण उदासीनता, लापरवाही और अशिष्टता का रुख पति के द्वारा अपनाया गया है। पत्नी के प्रति अपने ही घर में पत्नी अपरिचित की तरह पति पत्नी के साथ रहने लगा। पति के मन में पत्नी के प्रति घृणा वितृष्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। न्यायालय ने कहा कि पत्नी के वेदनापूर्ण और एकांकी जीवन के लिए पति ही उत्तरदायी है। उसने ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिनसे कि पति के लिए घर छोड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था। इस भांति पति अभित्यजन का दोषी पाया गया। स्नेहलता बनाम केवल के मामले में पत्नी को बाध्य होकर पति का घर छोड़ना पड़ा था, अतः वह अभित्यजन की दोषी नहीं थी। अनिल कुमार बनाम शेफाली के मामले में भी पति ने जबरदस्ती पत्नी को घर से निकाल दिया और उसे वापस लाने की कभी चेष्टा नहीं की। पति की विवाह विच्छेद की याचिका अभित्यजन के आधार पर खारिज कर दी गई तथा पति को आणविक अभित्यजन का दोषी माना गया। वास्तविक अभित्यजन और आणविक अभित्यजन के तत्व एक ही हैं। दोनों के अंतर्गत अभित्यजन का तथ्य और इच्छा का होना अनिवार्य है। अंतर केवल इतना है कि वास्तविक अभित्यजन के अंतर्गत अभित्यजन करने वाला पक्षकार घर का त्याग कर देता है और दूसरे में वह निष्कासन का आचरण करता है। आणविक अभित्यजन में अभित्यजन करता घर का त्याग नहीं करता, वह घर में ही रहता है, परंतु दाम्पत्य जीवन का परित्याग करने के कारण वह अभित्यजन का दोषी हो जाता है। जो अभित्यजन का तीसरा रूप है वास्तविक अभित्यजन, आणविक अभित्यजन के बाद जानबूझकर उपेक्षा करना। जानबूझकर उपेक्षा करना भी एक तरह से आणविक अभित्यजन का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है। अतः अभित्यजन के समस्त तत्वों का यहाँ पर भी विद्यमान होना चाहिए। जानबूझकर उपेक्षा करने को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारतीय संसद के द्वारा अभित्यजन में एक नया प्रयोग है। कोई आचरण ऐसा हो सकता है कि वह अभित्यजन की परिभाषा पर खरा ना उतरे, परंतु आचरण ऐसा है जो अभित्यजन के समीप या उससे मिलता जुलता होने पर वैवाहिक अनुतोष जहां पर दिया जाना जरूरी होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए पति जानबूझकर पत्नी की उपेक्षा या अवहेलना करता है, परंतु उसकी इच्छा पत्नी को त्यागने की या वैवाहिक घर का अभित्याग करने की नहीं है। समस्त दाम्पत्य जीवन का अंत वह नहीं करता है। तो न्यायाधीश सुब्बा राव ने ऐसे ही तर्कों का उत्तर देते हुए कहा है कि यदि हम जानबूझकर उपेक्षा करने का यह अर्थ लेंगे तो फिर अभित्यजन के संप्रत्यय की परंपरागत सीमाएं समाप्त हो जाएगी और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे। जानबूझकर की गई उपेक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपेक्षा स्वेच्छा से या सोच समझकर की जाए। अतः यदि कोई व्यक्ति सचेत होकर अनुचित रूप से अपने दाम्पत्य कर्तव्यों की अवहेलना करता है या उनका पालन करने में असफल रहता है तो वहाँ वह जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी होगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जानबूझकर अवहेलना करना उपेक्षा के अंतर्गत आता है। वह अवहेलना तो कर्तव्य से मुक्त होने के कारण यह जानते हुए होती है कि उसका फल कर्तव्यों की अवहेलना होगी, परंतु प्रत्येक दाम्पत्य जीवन में दायित्व या कर्तव्य की अवहेलना जानबूझकर उपेक्षा नहीं होती। अवहेलना ऐसे दायित्व या कर्तव्य की होनी चाहिए जो मूल दाम्पत्य दायित्वों और कर्तव्यों में आते हैं।
नीलम सिंह बनाम विजय नारायण के मामले में जानबूझकर उपेक्षा करने संबंधी वाद है। पति एक बैंक का मैनेजर था, वह पत्नी को अपने पास न रखकर एक गांव में रहने को बाध्य करता था और उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसके स्टेटस के अनुसार पत्नी को कोई भी सुख चैन नहीं देता था, न ही पर्याप्त भरण पोषण के साधन उपलब्ध कराता था। यह जानबूझकर उपेक्षा की कोटि में आता है और यहाँ पर न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी थी। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1995 का मामला है।